हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम NTUGC नेट एग्ज़ाम के लिए डेली लाइव MCQ सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप अपने आप डेली मॉर्निंग में 10 बजे आ जाया करिए, है ना फ्रेंड्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस विद MCQ, प्रीवियस ईयर MCQ लाइव डिस्कस के साथ करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 60 से 70 दिन लगेगा एग्ज़ाम के। आप हमारे साथ डेली बने रहिए, हमारे चैनल पर डेली आ जाइए 10 बजे। आपका अच्छे सिलेबस कवर अप हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करें साइन कॉमर्स एकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए अभी, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड। आज हमारा डे 2 है कम्युनिकेशन का। यदि कल वाला लेक्चर नहीं देखा आपने तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख लेना बात को, अभी तो लाइव चल रहा है। उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 लेक्चर दे दिए हैं, जिसमें हम 100 MCQ दे चुके हैं, और रिसर्च एप्टीट्यूड के भी हम 10 लेक्चर दे चुके हैं, उसमें भी हम 100 MCQ दे चुके हैं। दोनों प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, ठीक है फ्रेंड। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, इस लेक्चर को आप एक टेस्ट के रूप में लीजिए, अपने आंसर लगाते रहिए, फटाफट बताते रहिए आंसर क्या लगा रहे हैं आप, और बाद में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है फ्रेंड। आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए। आइए फ्रेंड, लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। आइए फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इनके 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 10 क्वेश्चन हमारे कल लग चुके, है ना फ्रेंड। तो पढ़िए क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से लगाइएगा आंसर। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज, यानी कि डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को निम्न के रूप में जाना जाता है। ए दिया ऑनलाइन कम्युनिकेशन, है ना, यानी कि ऑनलाइन संचार। बी दिया इंटीग्रेटेड मीडिया, यानी कि एकीकृत मीडिया। सी है डिजिटल कंबाइन, ठीक है फ्रेंड, यानी डिजिटल संयोजन। डी है कन्वर्जेंस, यानी कि अभिसरण। तो फ्रेंड बताइए अपना आंसर क्या होगा। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज, यानी कि डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को निम्न के रूप में जाना जाता है। इन चारों में से कौन सा है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, इंटीग्रेटेड मीडिया है, डिजिटल कंबाइन है, या कन्वर्जेंस है। फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ और आपको इसके बारे में बताता हूँ आखिर इसमें कहा क्या गया था। आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर बताता हूँ। 11th का आंसर है डी। क्या होगा? कन्वर्जेंस। कैसे होगा वो आप आगे बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ कहा गया ऑनलाइन कम्युनिकेशन तो सिंगल ही है। इसमें पूछा है कॉम्बिनेशन किस किस का? कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया ने डिजिटल एटमॉस्फेयर का, है ना। इंटीग्रेटेड मीडिया तो हो नहीं सकता, डिजिटल कंबाइन अब अलग चीज़ हो गई। क्या सीधा आंसर हो जाए कन्वर्जेंस। आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
ग्रोथ इन द आईसीटी सेक्टर, कहाँ पर, आईसीटी सेक्टर हैज़ एक्सप्लोडेड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, यानी कि पिछले 20 वर्षों में आईसीटी क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक है फ्रेंड, क्या है आगे, डायनेमिक मार्केट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैव लेड टू ए फिनोमिनन नोन एज कन्वर्जेंस। आ गया फ्रेंड, कन्वर्जेंस डिफाइंड in this volume as the erosion of boundaries between previously separate ICT service, networks and business practice, है ना। यानी कि गतिशील बाजार और प्रौद्योगिकी विकास ने एक घटना के रूप में जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंस, अभिसरण के रूप में जाना जाता है। इस वॉल्यूम में पहले से अलग आईसीटी सेवाओं, नेटवर्क और व्यावसायिक प्रथाओं के बीच सीमाओं के क्षरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आई होप क्या क्लियर हुआ होगा कि वहाँ पर कन्वर्जेंस क्यों आया। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए फ्रेंड, 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा गया, डीटीएच सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर, यानी कि डीटीएच जो सेवा है किस वर्ष में शुरू की गई थी। ए दिया 2000, 2000, बी है 2002, ठीक है फ्रेंड, सी है 2004, डी है 2006। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए आंसर, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर, आपको पता होना चाहिए। है ना, डीटीएच सर्विस के बारे में पूछा है। डीटीएच सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर, डीटीएच सेवा है वर्ष में शुरू की गई थी 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में। जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर देता हूँ। 12 का आंसर है सी, 2004 में। ठीक है फ्रेंड, अब कैसे है वो आगे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। ठीक है फ्रेंड, द फर्स्ट डीटीएच सर्विस, है ना, द फर्स्ट डीटीएच सर्विस इन द कंट्री वाज लॉन्च्ड बाय डिश टीवी। सही है, देश में पहले जो डीटीएच सेवा थी है वो डिश टीवी के द्वारा शुरू की गई थी। कब करी गई थी, ऑन 2 अक्टूबर 2003 में। ठीक है फ्रेंड, ये 2 अक्टूबर 2003 को डिश टीवी द्वारा शुरू की गई थी, डीडी फ्री डिश के नाम पर। ठीक है, द फर्स्ट फ्री डीटीएच सर्विस इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय पब्लिक ब्रॉडकास्टर, किसके द्वारा, प्रसार भारती। ठीक है, इन दिसंबर 2004, यानी कि डीडी फ्री डिश भारत में पहली मुफ्त डीटीएच सेवा जो थी वो सार्वजनिक प्रसारक जो हमारी प्रसार भारती है द्वारा दिसंबर 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 13 क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया, ध्यान से पढ़िए। द राइट टू इम्पार्ट and receive information is guaranteed in the Constitution of India by article, यानी कि सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। फ्रेंड आपको आर्टिकल बताना है। ए दिया है 19(2)(a) में, बी है 1916 में है, सी है 19(2) में और डी है 19(1)(a) में। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ में आज ये भी जानेंगे कि आखिर आरटीआई एक्ट है क्या। ठीक है फ्रेंड, इसका जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल्दी से बताइए अपना आंसर। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आर्टिकल बताना है बस। क्या पूछा है इसमें, द राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड, सूचना प्राप्त करने और
सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान में किस आर्टिकल द्वारा दिया गया? आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर देता हूँ। 13 का आंसर है डी, 19(1)(a) में। इसमें दिया गया है 19(1)(a) में। आइए फ्रेंड, कुछ जानते हैं इसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। क्या है? द RTI, है ना, द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज इंडिस्प्यूटेबली ए फंडामेंटल राइट, यानी कि सूचना का अधिकार जो है निर्विवाद रूप से एक मौलिक अधिकार है। कैसा है? एक फंडामेंटल राइट है। इट इज ए फैक्ट ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, एज प्रोवाइडेड इन कौन से आर्टिकल में? 19(1)(a) में। आ गया? यही बताना था, ठीक है। यह अभिव्यक्ति के अधिकार और अभिव्यक्ति का एक पहल है, जैसा कि आर्टिकल 19(1)(a) में प्रदान किया गया है। राइट टू नाउ हैज़ इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जानने का अधिकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि हुई है, ठीक है फ्रेंड। आगे क्या है? इट हैज़ सेट ए ट्रांसपेरेंसी एंड डिटरमाइंस अकाउंटेबिलिटी इन द ऑफ पब्लिक डिपार्टमेंट। ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल। क्या कहा गया? कि इसने पारदर्शिता तय की है और सार्वजनिक विभाग के काम में जवाबदेही तय की है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर काम करते हैं उनसे पूछा जा सकता है कि क्या आपने ये काम कैसे किया, ठीक है फ्रेंड। आगे क्या है? रिडक्शन इन करप्शन इन पब्लिक डिपार्टमेंट इज ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एक्ट 2005, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सार्वजनिक विभाग में, ठीक है, भ्रष्टाचार में यानी करप्शन में कमी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के कारण है। आइए फ्रेंड, थोड़ा सा और जानते हैं RTI एक्ट 2005 क्या है। देखिए फ्रेंड, लोकतंत्र में जो देश की जनता अपनी चुनी हुई सरकार को शासन करने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है फ्रेंड, और यह अपेक्षा करती है सरकार से कि सरकार पूरी ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठता, है ना, हॉनेस्टली होकर अपने दायित्वों का पालन करेगी। और फिर यहाँ सूचना का अधिकार का क्या तात्पर्य है? देखिए फ्रेंड, सूचना पाने का अधिकार, जो एक सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला, जो कि सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य, ध्यान से सुनिएगा, अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। क्या करता है? पब्लिक कर देता है। मतलब उसको गोपनीय करके नहीं रखता, उसको पब्लिक कर देता है जब यदि पूछा जाता है तब, ठीक है। जनता को यह जानने का, पब्लिक को यह जानने का पूरा राइट है कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट उसकी सेवक है, वह आखिर कर क्या रही है। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि सूचना के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही सम्मिलित किया जाए, ठीक है फ्रेंड। ये आर्टिकल आपको ध्यान से रख लेना है। क्या है बिल्कुल? 19(1)(a। आइए थोड़ा और जाने इसके बारे में। इस कानून की राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने, इस कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले 9 राज्यों ने पहले इसे लागू कर रखा था, पहले से ही कर रखा था, जैसे जिसमें तमिलनाडु और गोवा ने 1997 में, यानी 1997 में, कर्नाटका ने 2000 में, दिल्ली ने 2001 में, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने 2002 में, जम्मू एंड कश्मीर में 2004 में लागू हो चुका था, है ना फ्रेंड। और विश्व में सबसे पहले, यदि पूछा जाए, आ सकता है क्वेश्चन में, कि विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार, इनके RTI एक्ट 1766 यानी कि 1766 में लागू किया। यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हों तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सूचना का अधिकार जो है विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने
1766 में लागू किया फ्रेंड, ठीक है। जबकि कनाडा ने 1982 में, फ्रांस ने 1978 में, मैक्सिको ने 2002 में और एंड में आके हमारे इंडिया ने 2005 में लागू किया। तभी से RTI एक्ट 2005 का नाम दिया गया हमारे इंडिया में, ठीक है फ्रेंड। और इसके लिए सरकार को ज़्यादा फीस नहीं देती, नाम मात्र की फ़ीस है। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ख़रीदें पोस्ट ऑफिस से और जो पूछना हो उसके साथ टैग करके दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जैसे क्या क्या चीज़ पूछ सकते हैं हम, जैसे सरकार ने कार्य की उसके बारे में, दस्तावेजों के बारे में, जो डॉक्यूमेंट हैं, रिकॉर्डों का निरीक्षण करने के लिए, है ना, दस्तावेजों या रिकॉर्डों की प्रस्तावना, नोट्स वगैरह उनकी कॉपी ले सकते हैं, प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टैप, वीडियो कैसेट भी ले सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली रूप से जानकारी के लिए, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इसके बारे में। सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इसका पालन ना करने वाले अधिकारियों के लिए वित्तीय दंड यानी कि फाइनेंशियल दंड दे दिया जा सकता है आदि का भी प्रावधान है, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 14 क्वेश्चन क्या है? फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम अगेंस्ट, यानी कि फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क प्रणाली को बचाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, फायरवॉल जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पुटअप हो चुका है, पुटअप हुआ, ये टॉपिक को घुमा फिरा के बार बार पूछ लेते हैं। तो क्या पूछा गया? फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क प्रणाली को बचाने के लिए किया जाता है, मतलब किसके अगेंस्ट किया जाता है? ध्यान से पढ़ेगा। ए दिया अनऑथराइज्ड अटैक यानी कि अनाधिकृत हमले, बी है वायरस अटैक्स यानी कि वायरस के हमले, सी है डेटा ड्राइवन अटैक्स यानी कि डेटा चालित हमले, डी है फायर अटैक्स यानी कि आग के हमले, है ना। कहीं फायरवॉल्स के चक्कर में फायर अटैक्स मत कर देना, है ना। तो फ्रेंड, अपना आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। फ्रेंड, आप भी जानते हैं कि MCQ लगाना कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपके लिए लाइव MCQ लेकर आ रहे हैं। बहुत से फ्रेंड हमारे ऐसे हैं जिनके कितनी बार नेट क्लियर है, बस JRF नहीं हो पा रहा। उसके पीछे एक रीज़न यही है कि अधिक से अधिक MCQ सॉल्व नहीं करते फ्रेंड्स वो। तो आप ये गलती ना करें, इस बार अच्छे से अपना रिवीजन करें और इस बार JRF क्वालिफाई करें। आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर बताता हूँ। 14th का आंसर है ए, क्या है? अनऑथराइज्ड अटैक, ठीक है फ्रेंड। क्या पूछा गया है यहाँ पे? फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम अगेंस्ट, यानी कि फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क प्रणाली को बचाने के लिए किया जाता है, मतलब किसके अगेंस्ट किया जाता है? तो अनऑथराइज्ड अटैक्स के लिए। वायरस अटैक के लिए भी नहीं है, डेटा ड्राइवन अटैक्स के लिए भी नहीं है, फायर अटैक्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है फ्रेंड। आपको ध्यान रखना है कि फायरवॉल का जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए? अनऑथराइज्ड अटैक के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। क्या है? द नेटवर्क फायरवॉल इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर ट्रैफिक दैट पासेज इन एंड आउट ऑफ ए नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क फायरवॉल ट्रैफिक के लिए रक्षा की क्या है? पहली पंक्ति है, फर्स्ट लाइन है, जो किसी नेटवर्क के अंदर और बाहर गुजरती है, इन एंड आउट होती रहती है, ठीक है फ्रेंड। क्या है? द फायरवॉल एग्जामिन्स ट्रैफिक टू इंश्योर, है ना, क्या इंश्योर करेंगे? इट मीट्स द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स आर ब्लॉक्ड, अटेम्प्ट्स आर ब्लॉक्ड। आगे अनऑथराइज्ड क्या है इसमें? कि फायरवॉल यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक की जांच करता है कि यह संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है और अनधिकृत पहुंच, ठीक है, जो हमारी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, अवरुद्ध है, यानी कि उसको फिर बाद में ब्लॉक कर देता है, ठीक है फ्रेंड।
आई होप कि आप समझ पाए होंगे ये फायरवॉल किस लिए काम आता है, किस लिए यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेंड यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड जल्दी जल्दी। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 15 क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज मीडिएटेड। क्या वर्ड दिया, मीडिएटेड कम्युनिकेशन, यानी कि निम्न में से किसे मध्यस्थ संचार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ए दिया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अंतरवैयक्तिक संचार। बी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, पारस्परिक संचार। सी है ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह संचार। डी है मास कम्युनिकेशन की जनसंचार। है ना फ्रेंड, ये सभी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। मास कम्युनिकेशन भी है, ग्रुप कम्युनिकेशन भी है ना। तो फ्रेंड जल्दी से अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इनके चारों के बारे में बताता हूँ एक एक करके, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म एज मीडिएटेड कम्युनिकेशन, यानी कि मध्यस्थ संचार के बारे में बताना है कौन सा है इसमें से। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। कौन सा होने वाला है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होने वाला है, इंटरपर्सनल होने वाला है, या ग्रुप कम्युनिकेशन होने वाला है, या मास कम्युनिकेशन होने वाला है। आइए फ्रेंड अब मैं अपना आंसर देता हूँ। 15th का आंसर है डी। कौन सा हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड, आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। मास कम्युनिकेशन को मीडिएटेड कम्युनिकेशन कहा जाता है। आइए फ्रेंड एक एक करके जानते हैं। इंट्रापर्सनल, इसको हम इम्पर्सनल भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन क्या है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज नोन एज सेल्फ टॉक एंड, ठीक है फ्रेंड, सेल्फ टॉक के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अव्यक्तिक संचार है उसको हम आत्मचर्चा भी बोल सकते हैं, आत्मविचार या आत्ममंथन के रूप में भी जाना जा सकता है। मतलब खुद से बात करना है, समझ सकते हैं आप, है ना, अपने अंदर ही अंदर जैसे बात करते हैं वो क्या होता है, सेल्फ टॉक ही तो होता है। इसके बाद क्या दिया, वो कौन सा होता है, इंट्रापर्सनल, इम्पर्सनल भी बोल सकते हैं। इन दिस द मैसेज सेंडर एंड द रिसीव करने वाला है ऑफ द मैसेज आर द सेम पर्सन। है ना फ्रेंड, ये बात आप भी समझ गए होंगे कि इसमें जो संदेश प्रेषक है, जो मैसेज करने वाला है, और जो रिसीवर है, वो दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपने आप से तो बात कर रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है, आत्ममंथन कर रहा है, आत्मविचार कर रहा है ना फ्रेंड। इट इज एन ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमंस इवेल्युएट देमसेल्व्स एंड अदर्स, यानी कि यह एक स्वचालित, है ना, संचार प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं का और दूसरों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है फ्रेंड, अच्छा, और इसमें ध्यान लगाना, चिंतन करना, जैसे मेडिटेशन बोलते हैं, है ना, अब भगवान से प्रार्थना करना, प्रेयर करना इत्यादि इसमें सभी सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के संचार को हम अपने जीवन की योजना तैयार करने, जो प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, उसके लिए कर सकते हैं यूज़। हम जीवन में जो करना चाहते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ड्रीम क्या है, JRF क्वालिफाई करना, है ना फ्रेंड, तो उसका पूर्वाभास करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिस प्रकार से हम स्वयं से संवाद, अपने स्वयं से बात करते हैं, है ना, वह हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाए, स्वयं से कहे कि मैं कितना मूर्ख हूँ, है ना, कुछ करने के लायक नहीं हूँ, और दूसरी ओर वह स्वयं से यह कहे मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो ये क्या है, सेल्फ टॉक की तो अपने आप से बात कर रहा है वो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, कर तो अपने आप से रहा है। वही यहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है, जहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वह स्वचालित होता है। कैसा होता है, स्वचालित होता है, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आप भी समझदार हैं।
आगे क्या है, आगे फ़िलहाल हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन है। उससे पहले मैंने आपको कल बताया था इंटरपर्सनल के बारे में, थोड़ा सा और बता देता हूँ। कल वैसे बता चुका हूँ मैं आपको। क्या है इंटरपर्सनल, क्या होता है, अंतर्व्यक्तिक संचार। अंतर्व्यक्तिक संचार से क्या तात्पर्य है, जब दो व्यक्तियों के बीच, अभी यहाँ पर क्या हुआ था इंटरपर्सनल में, एक ही व्यक्ति था, एक ही पर्सन था, अपने आप से बात कर रहा था, रिसीवर और सेंडर एक ही था। यहाँ पर क्या डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच, यहाँ दो मेंबर हो जाते हैं, दो पर्सन हो जाते हैं, इनके बीच आइडियाज़, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आदान प्रदान होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क का होना जरूरी है ना, टू पर्सन का। और ये कैसा है, ये टू वे प्रोसेस है। यहाँ पर फ्रेंड फीडबैक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। ठीक है, इसी के आधार पर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है ना फ्रेंड। आई होप कि आप समझ पाए होंगे मेरी बात। आइए जान लेते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड, क्या है कि यह जो है ये अंतर्व्यक्तिक संचार का विस्तार है। अभी हमने इंटरपर्सनल में क्या बात करी कि टू पर्सन होंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर है ना, उसी का मतलब विस्तार रूप है ये एक, वेयर मोर देन टू पर्सन एक्सचेंज आइडियाज़ एंड स्किल्स, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, अपने आइडियाज़ और अपनी स्किल्स का आदान प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखना है कि इंटरपर्सनल में टू मेंबर होंगे, टू पर्सन होंगे, और इंट्रापर्सनल में एक ही व्यक्ति होता है जो अपने आप से बात करता है, और ग्रुप कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि ग्रुप बनाकर बात करते हैं। आप भी समझ पाए होंगे, है ना। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन इट इज़ नेसेसरी टू नाउ अबाउट द ग्रुप। ठीक है फ्रेंड, यानी कि समूह संचार की प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बारे में जानना आवश्यक है, तभी तो समझ सकते हैं। हाउ गुड द ग्रुप कम्युनिकेशन विल गेट, हाउ मच फीडबैक will be received, it depends on the relationship between the group head and its member। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा गया यहाँ पर कि समूह संचार कितना बेहतर होगा, कितनी उसकी क्वालिटी गुड होगी, है ना, फीडबैक कितनी अच्छी या अधिक मिलेगी, यह है समूह के प्रधान जो हेड हैं और जो उसके मेंबर्स हैं के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है कि उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, यानी कि इसमें सामूहिक निर्णय लेने, ग्रुप डिस्कशन करने, आत्मव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब जानते हैं मास कम्युनिकेशन क्या है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या है, मास कम्युनिकेशन इज ए वेरी पॉपुलर वर्ड इज़ द मॉडर्न इरा, यानी कि आधुनिक युग में जनसंचार, मास कम्युनिकेशन जो है काफ़ी प्रचलित शब्द है, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। ठीक है फ्रेंड, इट इज फॉर्म्ड बाय द सम ऑफ टू वर्ड्स, मास प्लस कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड, इसका निर्माण जो हुआ है, इसका जो इसे दो शब्दों जन प्लस संचार यानी कि मास प्लस कम्युनिकेशन के योग से बनाया है। मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेटिंग विद ए लार्ज पॉपुलेशन। अब ये उससे भी ऊपर आ गया, है ना, समझ पा रहे होंगे आप, एक के पीछे एक कड़ी है। इंटरपर्सनल में एक ही पर्सन खुद से बातें कर रहा है ना, खुद ही वो सेंडर है और रिसीवर है। फिर उसके बाद हमने इंटरपर्सनल के बारे में बात करी जिसमें टू पर्सन थे। ठीक है फ्रेंड, वहाँ यहाँ पर फीडबैक का होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करी, यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। और मास कम्युनिकेशन तो पूरा पॉपुलेशन, है ना, इसे जनसंचार का विशाल जनसमूह के साथ संचार करने से है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडिएशन कम्युनिकेशन। आ गया मीडिएटर का नाम। इसे क्या कहते हैं, इसे मध्यस्थता संचार भी कहा जाता है। यही बताना था यहाँ पर मीडिएटर कम्युनिकेशन कौन सा है। सीधा सीधा आंसर था मास कम्युनिकेशन।
ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप लगा सकते थे। इट यूजेस मैकेनिकल डिवाइसेस allowing multiple messages to be delivered simultaneously to a large number of people, है ना। इसमें क्या होता है, यह यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करता है जिससे कई संदेशों को एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप अखबार देखते हैं, सब में जाता है ना, वो भी क्या है, हमारा मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। टीवी हो गया, न्यूज़ आते हैं, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना। ये एक जना कोई प्रसारण कर रहा है और देख कितनी सारी पॉपुलेशन रही है। ठीक है फ्रेंड, कितना सारा एक्सेस है। इट हैज़ ए फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन, है ना। इसमें संप्रेषण जो कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मली औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आगे यहाँ पर न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट एक्सेट्रा आर स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, मास मीडिया। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। नहीं समझ में आए तो बात को रिकॉर्डेड वीडियो और देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं आपको चारों लेकर आया। आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया यहीं पर, इसी एक ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से। आई होप कि आप समझ पाए हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और फ्रेंड, ये हिंदी वाले फ्रेंड्स के लिए मैंने अलग से लिख दिया है, समझा तो मैंने दिया ही था। अगर हिंदी वाले फ्रेंड्स लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, कम्युनिकेशन इज सर्कुलर वैन। ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल फ्रेंड, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। संचार वृत्तीय होता है, यानी सर्कुलर होता है। कब होता है, एदिया ए डिकोडर इज एन एनकोडर, यानी कि जब डिकोडर एक एनकोडर बन जाता है ना। बी दिया फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, यहाँ प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है ना। सी है सोर्स इज रिलायबल, यानी कि जो सोर्स हैं वो विश्वसनीय है, रिलायबल हैं। डी है चैनल इज क्लियर, चैनल स्पष्ट है। तो फ्रेंड, यहाँ ये पूछा गया है कि कम्युनिकेशन वो सर्कुलर कब हो जाता है, यानी कि यहाँ से चला, यही सेंडर था और घूमकर इसी के पास आ गया, यानी कि जो डिकोडर है वही एनकोडर बन गया। ठीक है फ्रेंड, या इन्होंने कहा फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, सोर्स इज रिलायबल, चैनल इज क्लियर। तो फ्रेंड बताइए क्या आंसर हो सकता है जल्दी से, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि इसी तरह घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप भी जानते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फ्रेंड, फटाफट। और डेली जुड़ जाया करिए 10 बजे आके, डेली लाइव क्लास लग रही है। यदि इस बार JRF क्वालिफाई करना है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आइए फ्रेंड, मैं अपना आंसर देता हूँ। 16 का आंसर है ए, है ना फ्रेंड। कम्युनिकेशन इज सर्कुलर वैन, यानी कि संचार वृत्ति होता है जब एक डिकोडर क्या बन जाता है, एनकोडर बन जाता है। डिकोडर एनकोडर बन जाता है, यानी कि जो मैसेज भेजने वाला है वही उसे बात को प्राप्त करने वाला भी बन जाता है। ऐसी एक सिचुएशन होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं आगे लेक्चर में। अभी आगे जो लेक्चर लगेंगे इसके लिए अलग से बता दूंगा। और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जहाँ पर डिकोडर जो है वो एनकोडर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन इज सर्कुलर वैन, संचार वृत्तीय तब होता है जब एक डिकोडर जो है क्या बन जाता है, एनकोडर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 17 क्वेश्चन। क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द लीडरशिप मोस्ट लाइकली टू अमर्ज, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार में नेतृत्व सबसे अधिक उभरता है। जो लीडरशिप है सबसे अधिक
उभरता है। ए दिया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्व्यक्तिक संचार। बी है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि छोटे समूह संचार। ठीक है फ्रेंड। सी है फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन के आमने सामने सार्वजनिक संचार। डी है मीडिया सच एज सेल फोन्स एंड इंस्टेंट मैसेंजर्स यानी कि मीडिया जैसे सेल फोन और तत्काल संदेशवाहक। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए क्या आंसर है आपका। इसमें ये पूछा गया है कि किस प्रकार के कम्युनिकेशन में लीडरशिप या नेतृत्व है सबसे अधिक उभरता है। जल्दी से बताइए फ्रेंड। आई होप कि आपको पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 17 का सीधा सीधा आंसर हो रहा है बी। क्या है? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपको बता ही चुका, वहाँ तो कोई लीडरशिप का मतलब ही नहीं है ना। फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन है, वहाँ पर भी नहीं। डी है मीडिया सच एज सेल फोन्स एंड इंस्टेंट मैसेंजर्स, यहाँ भी नहीं। सीधा सीधा आंसर हो रहा था स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन फ्रेंड ये क्लासरूम कम्युनिकेशन से है, ध्यान से पढ़िएगा। आई होप कि आपने क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, क्या है 18 क्वेश्चन। व्हाट कॉज इज कम्युनिकेशन फेलियर इन द क्लासरूम। कक्षा में संचार विफलता का कारण क्या है, यानी क्लासरूम में कम्युनिकेशन के फेल होने का क्या कारण हो सकता है। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ए है स्टूडेंट्स नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, यानी कि छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। बी है टीचर इज अनएबल टू कन्वे मैसेज टू स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक छात्रों को संदेश देने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है फ्रेंड। सी है स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट टॉट, यानी कि छात्रों को पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। डी है टू मच नॉइस अराउंड और अराउंड द क्लासरूम, यानी कि कक्षा के आसपास बहुत अधिक शोर है। तो फ्रेंड जल्दी से अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसके आंसर देता हूँ। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सभी फ्रेंड्स आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए फ्रेंड, आंसर देने में कुछ नहीं जाता, गलती तो हो जाएगा, कोई नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा तो आप उसको अच्छे से ध्यान में रख लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। यही तो हम चाहते हैं, है ना फ्रेंड्स। तभी MCQ लगाने का भी कोई फ़ायदा है लाइव आकर। सही फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? सभी फ्रेंड्स आंसर दें। आइए फ्रेंड्स, अब मैं अपना आंसर देता हूँ। 18th का आंसर है बी। क्या है? बी, यानी कि टीचर इज अनएबल टू कन्वे मैसेज टू स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक छात्रों को संदेश देने में असमर्थ है, तभी होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन फेल। अधिकतर आपको ये सभी लग रहे होंगे कि भैया छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, है ना। छात्रों को पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो भी फेल हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, डी दिया इन्होंने, कक्षा के आसपास शोर हो, मतलब ये बैरियर्स तो हैं, है ना, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है वही देना होता है। बस यही मात खा जाते हैं, UGC कुछ मान लेती है, बच्चे कुछ लगा लेते हैं अपने ध्यान से, अपने दिमाग से, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस से आंसर लगाइए। इसने क्या पूछा? व्हाट कॉजेज कम्युनिकेशन फेलियर इन द क्लासरूम, कक्षा में संचार विफलता का कारण क्या है। सबसे पहला कारण तो यही हो जाएगा कि टीचर ही कन्वे नहीं कर पा रहा अपने मैसेज को स्टूडेंट्स को, है ना। टीचर इज अनएबल टू कन्वे मैसेज टू स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक छात्रों को संदेश देने में असमर्थ है, तो यहीं पे फेल हो जाएगा सबसे पहले तो। बस यही बताना था इसका आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इससे पहले आपको बताना है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। क्लासरूम टीचिंग प्लेज एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन फॉर्मल एजुकेशन इवन इन दिस डिजिटल एज, यानी कि कक्षा शिक्षण क्लासरूम कम्युनिकेशन इस डिजिटल युग में भी औपचारिक शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। ठीक है फ्रेंड, अपना
इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड, द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू फुलफिल द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द cognitive domain, which is mainly related to developing abilities like knowledge, understanding, application, analysis, synthesis। ठीक है फ्रेंड, यानी कि कक्षा शिक्षण जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका पर्पस क्या है? कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना, जो कि मेनली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज्ञान, समझ, है ना, एप्लीकेशन के आवेदन, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण जैसी क्षमताओं को, एबिलिटीज़ को विकसित करने में से संबंधित है ना, उनको डेवलप करने से संबंधित है। आगे कह दिया, हैंस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज टीचर, स्टूडेंट्स, मैसेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है फ्रेंड, यानी कि यह प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है, टीचर, स्टूडेंट्स, मैसेज, है ना, और जो हमारे अनुदेशात्मक विधियां हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं, और जो संचार मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया है, जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है, कई फैक्टर्स पर जो डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड, ओनली बाई अंडरस्टैंडिंग दीज कैन बी मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, इनको समझ कर ही हम कक्षा शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, है ना, क्लासरूम टीचिंग को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। संचार कौशल को, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। All communication is based on signals. Think a little differently from earlier definitions. So this is a process that involves proper planning, selection and transmission of these signals. यानी कि सारा संचार संकेतों पर आधारित है, सिग्नल्स पर आधारित है, सिग्नल्स पर बेस्ड है। पहले की परिभाषाओं से थोड़ा विभिन्न तरीके से सोचें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन संकेतों का एक उचित आयोजन, चयन एवं संचारण शामिल है। ठीक है फ्रेंड, और यदि इसके स्टेप्स की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। वो क्या क्या है आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। क्रिएटिंग इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। क्या करना? रुचि पैदा करना, यानी कि जो कक्षा के प्रारंभ में, क्लास के स्टार्टिंग में ही कंटेंट का छात्रों की जिज्ञासा, जो कि हम विषय वस्तु लेकर आए हैं, का छात्रों की जिज्ञासा, अनुभव और पूर्व ज्ञान से संबंध करना सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आज हम कुछ पढ़ाने वाले हैं तो पहले उससे हम वो चीज़ पूछ लें जो हमने कल पढ़ाई थी, ताकि उसे इंटरेस्ट आने लगे आगे की बात जानने का। ठीक है फ्रेंड, उनको यह बताना आवश्यक है कि विषय वस्तु उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये भी बताना, और छात्रों में और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, है ना, उसमें इंटरेस्ट लाना चाहिए बच्चों को। छात्रों में और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। विषय को कहानी की तरह आरंभ करना चाहिए, एक स्टोरी की तरह लेकर चलना चाहिए, और भावात्मक संपर्क तथ्यों से ज़्यादा आवश्यक होता है ना। जैसे आप जानते हैं कि जो टीचर होता है जानबूझकर नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करके भी छात्रों की रुचि पैदा कर सकता है। जैसे मैं नहीं जानता कि आपको यह अध्याय कितना रुचिकर, कितना इंटरेस्टेड लगने वाला है या कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इससे विद्यार्थियों के सामने चुनौती उत्पन्न हो जाती है कि वे जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा एक बात को। अब इतनी बात मैं लिख नहीं सकता था तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सेकंड क्या है? सेकंड स्टेप है कि जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, को संगठित करना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर। इसमें क्या है, ये जो पाठ्य वस्तु है, जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, को तर्क संगत ढंग से, यानी कि लॉजिकली रूप से संरचित करना, क्रिएट करना, है ना, उसको एक कहानी के रूप में प्रेजेंट करना। उसके बाद समस्या को सामने रखना, जो कि प्रॉब्लम है उसे सामने रखना, और उसका टाइम के अनुसार, है ना, कालक्रम के अनुसार घटनाओं और प्रतिक्रियाओं
जो प्रक्रियाएं हैं का वर्णन करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। ठीक है फ्रेंड, विभिन्न विचारों का परस्पर संबंध स्थापित करते हुए एक थीम विकसित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, और जो सब्जेक्ट की आउटलाइन है छात्रों को विचारों को संगठित करने और उनके सीखने को आत्मसात करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थर्ड क्या है, रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन क्या है कि प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, छात्रों को उनके महत्व पर बल देना, उनको बताना कि कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, और मेन पॉइंट्स और उसके विपरीत विचारों की संक्षेप में एक दूसरे के साथ तुलना करना, है ना, बताना, कंपेयर करना कि ये इम्पोर्टेंट कैसे, ये क्यों नहीं है, बताना, रूपांतरों की चर्चा करना इत्यादि क्लासरूम टीचिंग में सहायता करते हैं, है ना। और स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटीज़ में लिप्त करके अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है हमारा फीडबैक। ठीक है फ्रेंड, प्रतिपुष्टि। एक टीचर के लिए फीडबैक के क्या मायने हैं, है ना। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, क्या वे शिक्षक को देख रहे हैं या खिड़की के बाहर झांक रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा, ध्यान से पढ़ भी रहे हैं या नहीं, वे क्लास में बैठे नोट्स बना रहे हैं या अपनी कुर्सियों पर फेरबदल तो नहीं कर रहे, है ना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं या नहीं, है ना। ये टीचर के लिए है। शिक्षक को यह सब पहलुओं पर ध्यान रखना होता है ना, तब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, तभी एक प्रभावी संचार हो सकता है। ठीक है, टीचर के लिए ये आवश्यक है कि वे इस बात की जानकारी रखें कि जो स्टूडेंट्स हैं सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रतिक्रिया या जो फीडबैक देते हैं, है ना। एक कुशल शिक्षक इस जानकारी का संचार प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण करता है, अधिक कंट्रोल करता है। और शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वे संचार प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचे, है ना। अधिकतर कक्षा जो संवाद है, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पर छात्रों को, स्टूडेंट्स को उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए, है ना। शिक्षक और जो टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं की भूमिकाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कई बार संचार प्रक्रिया पलट भी जाती है, तब क्या हो जाता है, तब टीचिंग जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो जाती है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन और इसके स्टेप्स समझ आए होंगे। एक बार हेडिंग और बता देता हूँ चारों स्टेप्स की। क्रिएटिंग इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। सेकंड बताया था विषय वस्तु को संगठित करना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर। थर्ड बताया था रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन। फोर्थ बताया फीडबैक, यानी प्रतिपुष्टि। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे हिंदी वाले फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज मोटिवेटेड बाय, यानी कि जो भावबोधक संचार है किसके द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा। इसके बारे में आपको भी डिटेल बता दूंगा एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन के बारे में। फिलहाल अभी आप आंसर दीजिए, क्या है, ए डिफरेंट फेरोसिटी, यानी कि उदासीन उग्रता। बी है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोड राइटर, जिसे एनकोडर बोलते हैं, जिसके पीछे हमने भी बात करी थी, है ना। जो कोड लेखक है कि व्यक्तित्व विशेषताओं, व्यक्तिगत विशेषताओं की जानकारी एनकोडर की। सी है एक्सटर्नल साइन, यानी कि बाहरी संकेत। और डी है कोड राइटर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोड लेखक जो है उसका डिकोडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। बताइए फ्रेंड, क्या आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। फिर मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज मोटिवेटेड बाय, यानी कि भावबोधक संचार किसके द्वारा प्रेरित होता है। ए इनडिफरेंट फेरोसिटी, यानी कि उदासीन उग्रता। बी है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोड राइटर एनकोडर, कोड लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताओं की जानकारी एनकोडर की। सी है एक्सटर्नल साइन, यानी कि बाहरी संकेत। और डी है कोड राइटर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोड लेखक जो है उसका डिकोडर के साथ कैसा अनुबंध है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। आइए फ्रेंड, अब मैं अपना आंसर देता हूँ। 19th का आंसर है बी,
पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोड राइटर, एनकोडर की। ठीक है फ्रेंड, आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, आखिर एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है क्या। डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन और एनकोडर। आगे यही बात पहली लाइन में आंसर छिपा था कि एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो है, भावात्मक संप्रेषण जो है, व्यक्ति या जिसे हम एनकोडर बोलते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताओं पर निर्भर करता है। वही आंसर था, है ना फ्रेंड। आगे और देख लेते हैं। इफ़ द एनकोडर हैज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देन इट कम्युनिकेटिंग इज कम्युनिकेशन दैट इज communicated to the via communication connotation by the communicator by code, language और characteristics of the writer, है ना। क्या कहा गया कि यदि एनकोडर एक का प्रभावी संप्रेषण है ना, तो अत्यधिक भावबोधक संप्रेषण के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। भाव का बोध कराने वाला संप्रेषण ऐसी संप्रेषण है जो संप्रेषक द्वारा, किसके द्वारा, सेंडर द्वारा, कम्युनिकेटर द्वारा संचार सहगामी के माध्यम से प्रापक तक, रिसीवर तक उसी भाव में, उसी भाषा या लेख के द्वारा कोड रूप में पहुंचाया जाता है। तो कैसा हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा। मतलब जिस फीलिंग के साथ, जिस भाव के साथ, उसी लैंग्वेज को बिल्कुल जैसे प्रॉपर लैंग्वेज में समझ लिया, जैसे कहा वैसे ही समझ लिया, जैसे उसने कोड में बात करी वैसे ही उसने समझ लिया, वो कैसा हो जाएगा, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना फ्रेंड। और यह संप्रेषण एनकोडर की व्यक्तित्व की विशेषताओं से प्रेरित होते हैं। किससे प्रेरित होते हैं, व्यक्तित्व, एनकोडर की व्यक्तित्व की विशेषताओं, उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी है उससे प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अच्छे समझ आ गया होगा, आई होप आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज आर कन्फ्लिक्टिंग इट इज़ सैड दैट मोस्ट पीपल बिलीव। यानी कि जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं, कैसे होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग होते हैं आपस में, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं, है ना। ए दिया इन कैजुअल मैसेज में, आकस्मिक संदेशों में, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बीच में लाइनों में फंस जाएं। बी है इन वर्बल मैसेज में, इनकी मौखिक संदेशों में। सी है इन नॉन वर्बल मैसेज में, इनकी अशाब्दिक या गैर मौखिक शब्दों में, संदेशों में। डी है इन ऑफेंसिव मैसेज यानी कि आपत्तिजनक संदेशों में। फ्रेंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आंसर दीजिए। आई होप कि आप इसका आंसर दे पाएँ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और सभी फ्रेंड्स आंसर दीजिए। मैंने कल देखा था कुछ ही फ्रेंड्स आंसर देते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, क्या है, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कन्फ्लिक्टिंग इट इज सेड द मोस्ट पीपल बिलीव। जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं, कैसे होते हैं, विरोधी होते हैं, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। कौन सा होगा, कैजुअल मैसेज होगा, कैजुअल मैसेज में, या वर्बल मैसेज में, या नॉन वर्बल मैसेज में, या ऑफेंसिव मैसेज में। तो बताइए फ्रेंड जल्दी जल्दी। आइए फ्रेंड, अब मैं अपना आंसर देता हूँ। 20 का आंसर है सी, इन नॉन वर्बल मैसेज में। ठीक है फ्रेंड, किस पर ज़्यादा गौर करेंगे, जब आपस में दोनों विरोधी हैं, है ना, जब मौखिक और गैर मौखिक शब्द दोनों कैसे हैं, आपस में विरोधी हैं, तो लोग किस पर विश्वास करेंगे, जो मुंह से बोल के चला गया उस पर, या कि जो कि रिटन में है, नॉन वर्बल है। आप ही कॉमन सेंस लगाइए, है ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कि नॉन वर्बल है, लिखा हुआ है हमारे पास पहले से ही, उसको हम बात को फ्यूचर में भी रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं। अभी कोई कुछ बोल के चला गया, या तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया तो अलग बात है ना, नहीं तो किसी को कैसे बताएंगे इसने मुझसे क्या कहा, है ना, किस पर बिलीव करेगा। तो यहाँ हो जाएगा नॉन वर्बल मैसेज। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल मैसेज पर बिलीव करेंगे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि नॉन वर्बल मैसेजर डिस्प्ले गेस्चर्स, है ना, यानी कि जो गैर नॉन वर्बल मैसेजर में हाव भाव,
एवं इशारों का प्रदर्शन होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। इन दिस केस नॉन वर्बल मैसेज आर मोर इफेक्टिव देन वर्बल मैसेज व्हेन द चैनल्स, जहाँ मीडियम बोलते हैं जैसे आर कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि ऐसे में मौखिक संदेश से ज़्यादा गैर मौखिक संदेश प्रभावी होते हैं, है ना। जब माध्यम कैसे हों, परस्पर विरोधी हों, समझ ही ना आए, किसी एक को तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा, है ना। वर्बल मीन्स द स्पोकिंग मैसेज बाय वॉइस और माउथ, है ना, यानी कि मौखिक अर्थात ध्वनिगत या मुख से कहा गया कोई संदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, है ना। एंड नॉन वर्बल मीनिंग रिटिन और वर्डेड मैसेज, जो कि रिटिन में है हमारे पास, जिसे हम फ्यूचर के लिए रेफरेंस के रूप में भी रख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को, है ना। व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, इन सच ए सिचुएशन मोस्ट पीपल बिलीव करेंगे ओनली द नॉन वर्बल मैसेज पर, जो कि रिटन में है। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा गया, जब मौखिक और गैर मौखिक संदेशों में आपसी विरोध होता है तो ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में अधिकांश लोग किस पर बिलीव करते हैं, लिखित मैसेज पर, जो कि अमौखिक है हमारा, गैर मौखिक है, उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। और फ्रेंड ये भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू था, तो ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादातर मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ही लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो लेक्चर कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ही पता है मेहनत लगती है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आ रहा हूँ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा। और डेली 10 बजे लाइव आ जाया करिए, क्योंकि आपको पता है हम डेली एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। 10 बजे हमारे चैनल पर अपने आप ही आ जाया करिए। और यदि आप किसी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। फ्लाइंग कॉमर्स अकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।